नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 8वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ आज की मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा है, मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। यदि तुमने मन में ही ठान लिया कि हम जीत नहीं सकते, हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते, तो तुम पाकर भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। और यदि आपने अपने मन में ठान लिया है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ज़रूर ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है, कर रहा है कि 14 वर्ष के बच्चे कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन ए में दिया है समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या शिक्षा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 14 वर्ष से या 14 वर्ष से कम के बच्चों से काम कारखानों में काम करवाना शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे आर्टिकल 22 से 24 के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा 14 से 18 तक हमारा क्या है, समानता का अधिकार दिया हुआ है। और यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कहाँ, ये हमारा दिया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 21 तक ये हमारा दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। और यहाँ पर दिया सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक जो हमारा क्या दिया है, ये हमारा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। यहाँ पर ललन टॉप सीरीज में आप सभी लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। दहेज उन्मूलन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ, किस वर्ष आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1961 ईस्वी में क्या दहेज उन्मूलन विधेयक पारित हुआ। और यहाँ पर दिया कर लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यहाँ पर दिया सदन की प्रथम कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। ये भी प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्नकाल देन किसकी है? ये प्रश्नकाल जो है हमारे भारत देश की देन है। प्रश्नकाल भारत की देन है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ कर रहा है कि एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शन ए में दिया भारत का न्यायवादी, या लोकसभा अध्यक्ष, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होंगे तो हमारे जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और यदि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसका राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। और यदि दोनों नहीं होते तो कौन करेगा? तो हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। यहाँ पर भारत का न्यायवादी, ये भारत का जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। ये हमारी ललन टॉप सीरीज की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा व ताप्ती हैं। ये जो दोनों नदियाँ कहाँ हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। और दिया करा सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक जो है नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? अमरकंटक मध्य प्रदेश में इनका उद्गम स्थल स्थित है। और यहाँ पर दिया कर रहा है कि नर्मदा ताप्ती नदियाँ किस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
पश्चिम दिशा की ओर, क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रवाहित होती हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, कौन सा है? नाबार्ड है, या एसबीआई है, या आईसीआई बैंक है, या आरबीआई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बट इसमें अक्सर लोग चकरा जाते हैं, व्यापारिक नाम दिया हुआ है तो इसी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यापारिक से जुड़ा इसका मतलब नाबार्ड होगा। तो ये हमारा एकदम गलत आंसर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा एसबीआई। जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। इस यहाँ पर एसबीआई की स्थापना हमारी कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारी 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1955 ईस्वी को एसबीआई की स्थापना हुई थी। 1921 में इसका नाम, एसबीआई का नाम इंपीरियल बैंक था। क्या था? इंपीरियल बैंक था। 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक रखा गया था। उसके बाद में 1955 ईस्वी में इसका जो है नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, इस एसबीआई रख दिया गया। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया डी में आरबीआई दिया है। आरबीआई की स्थापना हमारी कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हमारा 1934 के एक्ट से 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमारा 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ कर रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण लल्लन टॉप सीरीज के प्रश्न है हमारे। ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए हमने जो है इनको लल्लन टॉप सीरीज में लगा के रखा है। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, जो हमारा जनसंख्या घनत्व पूरे भारत का है। और यहाँ पर दिया कर जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो हमारा बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। ये दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिपल स्टार योग्य प्रश्न है, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों यह मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु आधार पर, ये हमारा एकदम सही है। और बी में दिया अगर भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये भी हमारा राइट आंसर है, सही है। और यहाँ पर दिया मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी हमारा सही है। और यहाँ पर दिया मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा एकदम गलत है। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा डी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया करा रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट में किस संगठन से संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक ये हमारी किससे संबंधित है? IUCN से संबंधित है। किससे संबंधित है? IUCN से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर जो इसका फुल फॉर्म होता है। IUCN में जो है IUCN जो है रेड डाटा बुक संगठन से संबंधित है। और रेड डाटा बुक में जो है किन जीवों को शामिल किया जाता है? तो जो हमारे किसी भी देश की जो हमारी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं,
जो संकट ग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनको हम रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। और यहाँ पर दिया है कि कौन सी औषधि मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम के कारण जो है गिद्धों की जनसंख्या में कमी हो गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है कौन सा है। यम है या वरुण है या अरुण है या शनि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अरुण ग्रह है जो हमारा किस दिशा की ओर, ये हमारा अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र ये जो दो ग्रह होते हैं ये हमारे पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह हैं। कौन कौन से, अरुण और शुक्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और ऑप्शन में दिया है शनि। शनि जो है हमारा शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह हमारे किस ग्रह के हैं, ये हमारा शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर हमारे ललन टॉप सीरीज में बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हमने ललन टॉप सीरीज के अंतर्गत रखा है। यहाँ पर दिया गया चिपको आंदोलन से संबंधित कौन कौन है। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन कौन से एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, कहेगा चिपको आंदोलन से संबंधित कौन कौन है। तो यहाँ पर दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा। कौन, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये हमारे किससे संबंधित हैं, ये सब हमारे चिपको आंदोलन से संबंधित। कौन कौन, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। और यहाँ पर दिया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये हमारा, ये किससे संबंधित है, ये हमारा मेघा पाटेकर, किससे, मेघा पाटेकर और बाबा आमटे से संबंधित कौन सा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हमारा इनसे संबंधित है। यहाँ पर देखो मैती आंदोलन का संबंध किससे है। मैती आंदोलन का संबंध हमारा ये कल्याण सिंह जी से मैती आंदोलन का संबंध है। तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये ट्रिपल स्टार के योग्य हैं। हमारे एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, या आटाकामा का मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है, या मोजेव मरुस्थल मैक्सिको में स्थित है, या कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मोजेव मरुस्थल जो है मैक्सिको में स्थित नहीं है। गोबी का मरुस्थल हमारा मंगोलिया में स्थित है, और आटाकामा मरुस्थल हमारा कहाँ स्थित है, उत्तरी चिली में स्थित है, और कालाहारी मरुस्थल ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा बोत्सवाना में स्थित है। ये हमारे तीनों सही है और ये हमारा गलत है। मोजेव का मरुस्थल मैक्सिको में नहीं स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सौर ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस, या वायु ऊर्जा, या ज्वार शक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्राकृतिक गैस जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये तीनों जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, वायु शक्ति, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति और वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सब हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये हमारा प्राकृतिक गैस ये कभी भी खत्म हो सकती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कर्णप्रयाग, या रुद्रप्रयाग, या गंगोत्री, या देवप्रयाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, ये हमारी देवप्रयाग में मिलती हैं। यहाँ पर दिया कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। कर्णप्रयाग में हमारी गंगा और पिंडार नदी, जो हमारी कौन सी नदी, पिंडार नदी, ये जो हमारी गंगा और पिंडार नदी ये कहाँ पर मिलती है, हमारी कर्णप्रयाग में जो है गंगा और पिंडार नदी ये मिलती हैं। यहाँ पर दिया करा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में हमारी अलकनंदा, कौन सी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, हमारी मंदाकिनी
मंदाकिनी, ये जो हमारी कौन अलकनंदा और मंदाकिनी नदी हमारी कहाँ मिलती हैं? ये हमारी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और यहाँ पर दिया गंगोत्री, यहाँ से हमारी गंगा नदी जो है यहाँ से निकलती है गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है नर्मदा नदी, या गोदावरी नदी, या महानदी, या कावेरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। गोदावरी नदी है जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी है। इसको हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं। गोदावरी नदी हमारे दक्षिण की गंगा, किसे हम कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? ये हमारा कावेरी नदी को कहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न यह कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या भारत में जनसंख्या भारत की भागीदारी लगभग है कितने प्रतिशत है? 14.5%, या 17.5%, या 19.5%, या 21.5%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी जो है 17.5% कितनी है? भागीदारी है। और क्षेत्रफल में जो है 2.4%, ये हमारी क्षेत्रफल भारत का विश्व के क्षेत्रफल का हमारा 2.4%, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं तक हमारी स्लाइड थी और इसी के साथ हमारी सेशन समाप्त होता है। और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं, जो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर उसका लिखना है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूने का सूत्र, चूने का सूत्र सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। और यदि आप सभी को हमारा क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाएं। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। जय हिंद।